अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वी हैव कंप्लीटेड थीम 7 जो हम विजयनगर एम्पायर डिस्कस कर रहे थे वो हमने कल के लेक्चर में ख़त्म की है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर एंड न्यू थीम एंड न्यू चैप्टर। और वो जो चैप्टर है दैट इज द पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर 16th एंड 17th सेंचुरी। तो इट्स ए न्यू टॉपिक। हम साउथ इंडिया इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, विजयनगर एम्पायर डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी आर मूविंग टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेयर देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डायनास्टी एंड एन एम्पायर नोन एज मुगल एम्पायर। तो ये जो यूनिट है ये इंटरेस्टिंग है। ये जो यूनिट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें अब मुगल्स की बात होगी। इन ए सेंस यहाँ पर मुगल बादशाहों की बात नहीं होगी बल्कि मुगल पीरियड में जो हम एग्रेरियन सोसाइटी देखते हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे इस यूनिट में। और यहाँ पर इन आपके जो लेक्चर्स है उस तरह से हिस्ट्री को नहीं रखा गया है जिस तरह से पहले रखी जाती थी। जैसे पहले बाबर के रीन को देखो, बाबर को स्टडी करो, उसने क्या क्या किया है, क्या क्या बनाया है। और औरंगजेब को देखो, अकबर को देखो, या इस तरह से जो पहले हिस्ट्री लिखी जाती थी उस तरह से यहाँ पर नहीं है। नाउ दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्ट्री जहाँ पर हम देखते हैं कॉमन पर्सन जो थे उस वक्त सोसाइटी में उनको भी यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है, उनका भी हम देखते हैं पर्सपेक्टिव हिस्ट्री में आ रहा है। अब एग्रेरियन सोसाइटी क्या थी? एग्रेरियन सोसाइटी में हम एग्रीकल्चर देखेंगे, लोग कैसे एग्रीकल्चर करते थे, किस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीकल्चर और द पीजेंट्स एंड द लॉर्ड्स एंड द मुगल एम्पायर्स, क्या रिलेशनशिप थी, क्या इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही थी, जमींदार का क्या कंट्रीब्यूशन था, किस तरह से मुगल्स ने इन सब चीजों को कंबाइन रखा और मुगल्स का किस तरह से इनके साथ कॉम्बिनेशन था। ये सब चीजें इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस, बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम पहले देखें हम कहां से कहां जा रहे हैं। As you already know that in our subsequent lectures I have told you that इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे या जो हमने पहले भी एक टाइम पे डिस्कस किया था, जो हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत का पीरियड। तो आपको हायरार्की, आपको क्रोनोलॉजी दिमाग में रखनी है, क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि हम किस पीरियड की अब बात करें और इंडियन हिस्ट्री में हम कहाँ पहुंचे हैं। In the initial, we were discussing the ancient India, where we discussed the Harappan civilization, and subsequently we discussed the other aspect, the rise of Mahajanapadas, and later the culmination of the Mauryan Empire, and Buddhism, Jainism. ये चीजें हमने we have already discussed it. Now that constitute the ancient part of Indian history. After that we discussed the medieval portion where we see the travelogues. We look at the Indian history through the prism of the travelogues of Ibn Battuta, Francis Bernier, and Ibn Khaldun. So these were the three important persons who came to India in the medieval phase, and they left their travelogues in India, and we studied the Indian history through their prism. Now this was the medieval phase. After that, now we are going to study the later period of medieval phase. Now if I will again समराइज द थिंग्स, यहाँ पर हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इसी से हमें समझ आ सकता है हम किस फेज में आ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले जो हम देखते हैं यहाँ पर हिंदूज जो है पृथ्वीराज चौहान या मराठास या दूसरे तोमार्स वगैरह जो थे वो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे। लेकिन व्हेन मुस्लिम्स एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन इंडिया एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर इन इंडिया, नाउ देयर वाज अ काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। नाउ द मुस्लिम्स स्टार्टेड formally Muslims started their rule in India from 1206. Who was the first ruler? The first ruler of the Muslims was Qutbuddin Aibak. Now after Qutbuddin Aibak हम देखते हैं different rulers आते हैं या different dynasties आते हैं within this Delhi Sultanate. Now from 1206 to 1525 we see this is the period we called it the Delhi Sultanate period. Okay, now within this Delhi Sultanate period we have different dynasties like slave dynasty, Khilji, Tughlaqs, Sayyids, Lodhis. These are the different dynasties which came one after the other in the Delhi Sultanate. But the period of this Delhi Sultanate came to an end at 1526. Sorry, 1526 है.
Okay, 1526. Now what happened in 1526 is very interesting. Now 1526 में एक इंटरेस्टिंग इवेंट होता है जिससे दिल्ली सल्तनत का जो रूल है वो खत्म हो जाता है एंड देयर इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। नाउ यहाँ पर 1526 में क्या होता है, द लास्ट रूलर, वी कैन से द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत और द डायनेस्टी विच वी हैड एट दैट टाइम वाज द लोधीज। द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज इब्राहिम लोधी। And Babur had an eye on the Delhi, and he marched towards Delhi, and they met each other at a place called Panipat. So the battle happened between Ibrahim Lodi and Babur. Ibrahim Lodi and Babur. This battle is known as Battle of Panipat. It's also known as First Battle of Panipat because there are two more battles which were fought in this very region, Panipat region. So this is the first Battle of Panipat, 1526, in which Babur came as victorious. तो बाबर यहाँ पर बाबर defeated Ibrahim Lodi was killed in the battlefield, and there we see in 1526 the establishment of Mughal Empire happened in India. Now there's a different regime, now there are different rulers who are governing India. वो है मुगल्स। तो यहाँ पर हम मुगल्स का हम देखते हैं री स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है, 1526 से। तो हम अब 16th सेंचुरी में आ रहे हैं। नाउ दिस इज समवट रिलेटेड टू आवर टॉपिक बिकॉज यहाँ हम 16th सेंचुरी में आ रहे हैं। तो 16th सेंचुरी में हम देखते हैं 1526 में बाबर यहाँ पर आते हैं। 17th सेंचुरी में 200 सालों में हम देखते हैं मुगल एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं। फिर हम देखते हैं लेटर 1707 में, जो 18th सेंचुरी के इनिशियल पीरियड में ही हम देखते हैं औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। तो वहां से डिक्लाइन स्टार्ट होता है मुगल्स का। तो अगर हम कहते हैं हे डेज या जो एक्सटेंट या गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल्स अगर हम कह सकते हैं, वो हम यहीं से 1526 यहाँ से तो 1707 तक हम कह सकते हैं, या हम इसके साथ 1526 से पहले स्टेबिलिटी का पीरियड था, वहां पर उतना नहीं हो सका। तो यहां पर हम एक और डेट लिख सकते हैं 1555 में औरंगजेब वापस जो हुमायूं थे, शेरशाह सूरी ने जो बीच में सुर डायनेस्टी बनाई थी, तो 1555 में वो रीगेन करते हैं अपने रीन को। तो यहाँ से फिर अकबर का रीन भी स्टार्ट होता है। तो अकबर के बाद औरंगजेब तक हम देखते हैं मुगल्स में जो रूलर्स आए थे, जहांगीर हो, शाहजहां हो, अकबर खुद हो या औरंगजेब हो, ये चार रूलर जो है जिनके रीन में जो हम ग्रैंड्योर ऑफ मुगल एम्पायर जो है ना, ग्रैंड्योर, उनका आर्किटेक्चर, उनकी डेवलपमेंट, पेंटिंग्स, एवरीथिंग जो है वो पीक पर पहुंचता है। नाउ दिस इज समवट रिलेटेड टू आवर टॉपिक, जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुगल्स में डिफरेंट रूलर्स ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, किस तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में जो इनोवेशंस लाई या जो उसमें जो है कंट्रीब्यूट किया इन ए सेंस पे इरिगेशन फैसिलिटीज या अदर डिफरेंट जो टैक्सेस वगैरह लगते थे, वो चीज़ें किस तरह से मैनेज हुई। नाउ ये सब चीज़ें जानने के बाद यहाँ से 1526 से मुगल पीरियड यहाँ स्टार्ट होता है। और मुगल पीरियड अगर हम फॉर्मली देखें कहाँ तक रहता है, अगर हम मुगल पीरियड को कहते हैं 1526 से मुगल पीरियड 1757 में एक बैटल होती है जहाँ पर अंग्रेज जो है इनको हरा देते हैं, हिंदुस्तान में उनकी पहली फतह होती है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन उनकी मुगल से नहीं होती है। तो 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर होती है, जहाँ पर मुगल एम्पायर जो उस वक्त थे शाह आलम, उनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल होते हैं जिसमें वो हराए जाते हैं। आफ्टर द डिफीट दे वर मेड द नॉमिनल हेड। उसके बाद भी उनको रखा गया एज मुगल डायनेस्टी को खत्म नहीं किया गया, मगर उनकी जो अथॉरिटी थी वो कम हो गई। लेटर हम देखते हैं 1857 की बगावत आपने बहुत बार सुना होगा। 1857 में जब रिबिलियन हुआ तो उस वक्त एक्यूज किया गया मुस्लिम्स को कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस या फॉर इग्नाइटिंग द फायर ऑफ द रिबिलियन अमंग कॉमन सिटीजन्स। इस वजह से जो उस वक्त बहादुर शाह जफर थे उसके रीन को वहां पर खत्म किया जाता है। तो 1857 में हम कह सकते हैं फाइनली मुगल एम्पायर का खात्मा होता है, लेकिन उसका खात्मा ऑलरेडी 1764 में हुआ होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको हराया होता है और वो जो बस नॉमिनल हेड रहे थे। नाउ यहां पर हम जो चीज देख रहे हैं
वो सिर्फ ये है कि मुगल रूल का यहाँ पर स्टार्ट होना होता है। अब दिल्ली सल्तनत जो नॉर्दर्न इंडिया में थी उसका जो हम देखते हैं यहाँ पर वो ख़त्म हो जाती है। अब मुगल्स हिंदुस्तान को रूल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं मुगल्स को स्टार्ट करने। अगर हम सबसे पहले इस पर देखें, पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। अब पीजेंट्स कौन है? पीजेंट्स बेसिकली जो लैंड टिल करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, इसमें पीजेंट जो है एग्रीकल्चर जो करते हैं वो पीजेंट में आएंगे। जमींदार्स ये एक लेटर कैटेगरी निकली है जो हम आगे अलग से इन पर जो है इसी लेक्चर में इस लेक्चर में इसी चैप्टर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि जमींदार्स का क्या रोल था, किस तरह प्रोडक्शन में इनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी स्टेट में, और जमींदार का कितना होल्ड होता था लैंड पर, ये हम देखने जा रहे हैं। एट द मीन टाइम स्टेट, पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। स्टेट हियर इज द मुगल एम्पायर, ठीक है, ये मुगल एम्पायर की हम बात करेंगे। एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। एग्रेरियन सोसाइटी कैसी थी? वहां पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी, जो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो हो रहे थे, वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड देयर रिलेशनशिप विद द मुगल एम्पायर वो कैसी थी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। आप ऐसे ही मानो जो मेन मुगल रूलर्स है अकबर वगैरह, उसके टाइम पीरियड को हमें देखना है। नाउ सबसे पहले अगर हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन दें इस चीज का, हम देखते हैं 16th-17th सेंचुरी में जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो रूरल एरियाज में रहती थी, या हम कह सकते हैं विलेजेस में रहती थी। ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी अबाउट 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेज। तो 85% ऑफ पॉपुलेशन जो थी विलेज में रहती थी। और विलेज में क्या मेन ऑक्यूपेशन होता था, विलेज में क्या मेन सोर्स ऑफ इनकम या मेन सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस होता था, वो एग्रीकल्चर होता था। तो आज भी इंडिया में अगर आप देखोगे, इंडिया में मेन सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर ही आज बहुत सारे लोगों का मेन सब्सिस्टेंस है। सो हिस्ट्री में भी रहा है इंडिया पर कि यहाँ पर जो है मैन पावर भी ज्यादा है और लैंड जो है वो भी एबंडेंस में है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी होती है। तो इस वजह से इंडिया जो है यहाँ पर पहले 85% 16th सेंचुरी में लोग जो है विलेजेस में रहते थे और वहां पर ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था। नाउ अगर मुगल स्टेट को अपनी इकोनॉमी या अपना जो है अपनी ट्रेजरी भरनी है, अपने जो है डिफरेंट जो उनके काम होते हैं वो करने हैं, तो उनको पैसे की जरूरत होगी। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल रूलर्स और द मुगल एम्पायर वाज थ्रू द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर, है ना। तो लैंड रेवेन्यू उनका मेन सोर्स था। नाउ बोथ पीजेंट्स एंड द लैंडेड इलाइट्स वर इन्वॉल्व्ड इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। अब पीजेंट्स एंड लैंडेड इलाइट्स दोनों यहां पर किस में इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। उनका मेन काम था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करना। अब मुगल्स का यहां पर आना है और मुगल्स ने अपनी एजेंसीज लाई। अब इससे पहले भी लोग यहां पर एग्रीकल्चर करते थे, तो कुछ यहां पर जब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं होती थी तो लैंडेड इलाइट्स जो वहां पर लोकली उसको कंट्रोल किए हुए होते थे वो अपने हिसाब से लैंड रेवेन्यू लेते थे। लेकिन विद द कमिंग ऑफ मुगल्स वी सी मुगल्स केम अप विद देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। मुगल्स केम अप विद देयर ओन ऑफिसर्स एंड एजेंसीज। अब मुगल्स ने यहां पर कौन सी चेंजेस लाई है वो ये देखते हैं कि एजेंसीज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड entered रूरल वर्ल्ड, ठीक है। अब वो रूरल वर्ल्ड में एजेंसीज आ रही हैं। वो एजेंसीज क्या है बेसिकली? जैसे हम आज देखेंगे, अगर आप यहाँ पर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप पर टैक्स लगेगा। तो कौन सी एजेंसी है जो टैक्स से डील करते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किससे डील करता है? वो टैक्स वगैरह से डील करेगा। इसी तरह से कोई और एजेंसी होगी जिसका किसी और एस्पेक्ट से डील करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं लैंड रेवेन्यू और दूसरी चीजें जो थी उसको कलेक्ट करने में वो यहाँ पर मुगल्स की जो एजेंसीज थी वो यूजुअली हम देखते हैं ये जो रेवेन्यू एसेसरीज थे, रेवेन्यू एसेसर्स, इसी तरह से कलेक्टर्स होते थे, रिकॉर्ड कीपर्स होते थे। इन सब का यही काम होता था कि कहाँ से इनकम आ रहे उसका हिसाब किताब रखना, क्या कहाँ से कितने हम देखते हैं कितनी इनकम है यहाँ पर, हम कितना ये जो रेवेन्यू है किस हिसाब से ले रहे हैं, किस लैंड से कितना रेवेन्यू ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो थे इन्हीं ऑफिसर्स या जो एजेंसीज थी इनके जरिए से देख रहे हैं। Now this was just the description जो हम आगे देखने जा रहे हैं, this is just the introduction. First of all we must look at the sources. जो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है? बिकॉज इन हिस्ट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर सोर्सेज फर्स्ट, ताकि हमें पता चले जो हम जान रहे हैं इनके बारे में
क्या वो रिलायबल सोर्स से जान रहे हैं? जो हम एग्रेरियन सोसाइटी और मुगल्स के बारे में बात करेंगे, क्या वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, वो हम जानने की पहले कोशिश करेंगे। तो द सोर्सेज जब हम बात करेंगे तो सोर्सेज में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है हम देखते हैं वो है मेन सोर्स क्रॉनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब यहां पर एक बात जो यहां पर स्किप हुई है, पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी वाज विलेज इनहेबिटेड बाय पीजेंट्स। तो बेसिक एग्रीकल्चर हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है वो विलेज थी, जहां पर विलेज में ही बहुत ज्यादा हम जब यहाँ पर 85% हम देखते हैं विलेज पॉपुलेशन, लोग विलेज में रहते हैं, तो वहीं विलेज में ही ज्यादा एग्रीकल्चर होता था और वहां पर पीजेंट सारे काम खुद करते थे, जैसे टिलिंग द सॉइल, सोइंग सीड्स, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, ये सारा होता था और लास्ट पे उनको सिर्फ रेवेन्यू देना पड़ता था स्टेट की तरफ। नाउ लेट्स लुक एट नाउ सोर्सेज। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स फॉर अस जो हमारे पास यहाँ है वो डॉक्यूमेंट्स हैं और क्रॉनिकल्स हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? जो वहां पर डॉक्यूमेंट किए जाते थे डिफरेंट का, जो जैसे बॉन्ड्स होते थे या दूसरी चीजें, बॉन्ड पेपर्स होते थे, या दूसरी जो डॉक्यूमेंटेशन होती थी, कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। एट द मीन टाइम वी हैव सम क्रॉनिकल्स, जो वहां पर हिस्टोरियंस होते थे, कोर्ट हिस्टोरियन जो होते थे, जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री को लिखते थे, वो हमारे पास मौजूद है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल हमारे पास है, दैट इज द आईन अकबरी। नाउ आईन अकबरी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें एक तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, एक अच्छे तरीके से लिखी गई है, एंड दिस वाज ऑथर्ड बाय अकबर's कोर्ट हिस्टोरियन। अकबर का एक कोर्ट हिस्टोरियन है, उनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईन अकबरी जो उन्होंने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द मेन एंड इंपॉर्टेंट सोर्स व्हाइल वी डिस्कस द एग्रेरियन सोसाइटी ऑफ ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो ये हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनेगा। नाउ इसको हम एक आईन अकबरी जो है या क्रॉनिकल्स जो इन अ सेंस है, उनको हमें आगे भी डिस्कस करना है। मोर स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस आईन अकबरी इन डिटेल इन द एट द एंड ऑफ द चैप्टर, but here I will just throw some important points. I will take out some important points from the Ain Akbari with respect to the agrarian society. जो एग्रेरियन सोसाइटी में आईन अकबरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम थोड़ा सा इसमें निकालेंगे। तो आईन अकबरी टॉक्स अबाउट मेजरली 3-4 थिंग्स वी सी। आईन अकबरी हमें अरेंजमेंट्स मेड बाय स्टेट टू एंश्योर कल्टिवेशन, अरेंजमेंट्स मेड बाय स्टेट। तो स्टेट कौन से अरेंजमेंट कर रही थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो ये इसमें हमें बताएगी। जैसे इरिगेशन वर्क्स हो गए, जैसे टैक्सेस का देखना हो गया, या इसी तरह से दूसरे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स स्टेट कैसे कर रही थी, कनाल्स की डेवलपमेंट। तो ये सब हम देखने जा रहे हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। कौन सी बुक? दिस इज बेसिकली आईन अकबरी। सेकंड, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय द एजेंसीज। जो कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू, बाकी जो एजेंसीज, उसके बारे में किस दर पर जमीन, कोई जमीन होती है जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा होती है, कोई जमीन होती है बेकी जाए से दूर किसी जगह होती है तो वहां पर उसकी प्रोडक्शन कम होती है। तो इस हिसाब से वो हर एक का जो है सेम नहीं होता था, कुंजाए ज्यादा आसन, कुंजाए कम आसन। तो इस वजह से हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय द एजेंसीज, रेवेन्यू कलेक्शन किस बेस पर होता था। Now, the third important thing है रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द रूरल मैग्नेट्स। और रिलेशनशिप क्या थी स्टेट और रूरल मैग्नेट्स जो थे, चाहे जमींदार थे चाहे पीजेंट्स थे, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा था? क्या वो हॉस्टाइल था, क्या वो हैप्पी थे, क्या वो आपस में हमेशा पे वॉर पे रहते थे, या ठीक थे सोसाइटी में? तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस बुक हैज this book has given us some insights about the agrarian society. Now the purpose of Ain Akbari was to present a vision of Akbar's empire. अकबर की एम्पायर की, अकबर का विजन पोर्ट्रे करना था। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, दैट इज द आईन अकबरी जो है ये बेसिकली द हिस्ट्री फ्रॉम अबो है। अब हिस्ट्री फ्रॉम अबो क्या है? नाउ व्हाट इज हिस्ट्री फ्रॉम अबो एंड हिस्ट्री फ्रॉम बिलो? हिस्ट्री फ्रॉम अबो हम कहते हैं जब बुक लिखी गई है जो सोसाइटी में रूल करने वाले हैं, जो सोसाइटी में एक अपर क्लास उस वक्त है, जो नोबल क्लास है, वहां जो रूल कर रहे हैं, अगर वो बुक लिख रहे हैं तो वो कौन सी व्यू प्रेजेंट करेंगे? वो एक अपर व्यू होगी। जैसे एक अपर क्लास के जो लोग होते हैं उनकी एक अपनी व्यू होती है सोसाइटी से रिलेटेड, और जो लोअर क्लास होते हैं, जो
जो ज़मीन जो हम देखते हैं काश्त करते हैं या जो लेबरर्स होते हैं, उनकी अपनी व्यू होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड। तो हिस्ट्री फ्रॉम अबव इज बेसिकली द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु आर एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, एंड हिस्ट्री फ्रॉम बिलो इज द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु आर एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी। तो आईन अकबरी के लिखने वाले कौन थे? वो अबुल फजल थे, कोर्ट हिस्टोरियन थे। अकबर का विजन एक अकबर के हिसाब से अब लिख रहे हैं, और एक रूलर किस तरह से अपनी सोसाइटी को देख रहे हैं वो दिख रहे हैं। तो हिस्ट्री फ्रॉम अबव यहाँ पर ज्यादातर लोगों की बात नहीं होगी, अकबर का ही ज्यादा यहाँ पर तारीफ होगी, अकबर की ही, या दूसरे जो अपने ही उनके अपने इंटरेस्ट होंगे उनमें लिखेंगे। रेस्ट जो है लोगों की, आम लोगों की बात करना, तो उसमें ज्यादा हम नहीं देखते हैं। तो दिस वाज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हिस्ट्री फ्रॉम अबव क्या होता है। नाउ एक चीज ये होती है कि अगर आप एक ही अकाउंट को लेते हो हिस्ट्री में और उसी को स्टडी करते हो और उसी पर अपना कंक्लूजन निकालते हो, दैट इज नॉट द राइट प्रैक्टिस इन हिस्ट्री। इन हिस्ट्री वी मस्ट बी लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेट सोर्सेज एज वेल। लाइक अगर हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ एक रहता है, लाइक आई हैव रिटन हियर द आईन अकबरी, नाउ इफ वी रिलाई ऑन आईन अकबरी अलोन, देयर मस्ट बी सर्टेन एग्जैजरेशंस ऑन सर्टेन पॉइंट्स मेड बाय दिस अबुल फजल, जो हमें मिसलीड कर सकते हैं। ये किसी जगह अकबर की इतनी तारीफ करेगा या अकबर को इस तरह से पोर्ट्रे करेगा, हमें लगेगा शायद अकबर का यहाँ पर कोई कसूर ही नहीं है, अकबर वॉज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अकबर की कोई गलती नहीं है, अकबर ही ठीक था, अकबर ही यहाँ पीजेंट्स की गलती है। तो हम बेसिकली किसी के पर्सपेक्टिव से ये चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम हिस्ट्री में दोनों पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे। हम अपनी आइडियोलॉजी या अपने सिर्फ एक बुक को नहीं देखना है हिस्ट्री में। आपने कोई एक बुक देखी तो उसको पढ़ने के बाद आपको यही ठीक है, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि हिस्टोरियन की अपनी एक थिंकिंग होती है। देयर इज अ इंपॉर्टेंट कोट बाय सीपी स्कॉट, हिस्टोरियन नेम्ड सीपी स्कॉट। वो कहते हैं, बिफोर यू स्टडी हिस्ट्री स्टडी द हिस्टोरियन। आप हिस्ट्री को स्टडी करने से पहले हिस्टोरियन को स्टडी करें, क्योंकि हिस्टोरियन का भी अपना एक पर्सपेक्टिव होता है लिखने के टाइम पे। लाइक अगर आप लिखोगे, आप में से कोई ज्यादा हम देखेंगे किसी में कोई हम कहेंगे वुमेन से रिलेटेड है ना, फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा है, फेमिनिज्म का जो है पहले से उसमें मादा है। अब अगर वो बुक लिखेगी किसी एस्पेक्ट पर, अगर वो बुक लिखेगी फेमिनिज्म पर ही, या अगर वो बुक लिखेगी किसी ऐसे एस्पेक्ट पर जो फेमिनिज्म के खिलाफ हो, हम देखेंगे थोड़ा सा बायसनेस दिखेगा उसमें, क्योंकि ऑलरेडी उसके दिमाग वो एक न्यूट्रल वे वहां पर नहीं ले सकती, बिकॉज ऑलरेडी उसने अपनी एक आइडियोलॉजी वेयर की है। नाउ द जॉब ऑफ द हिस्टोरियन इज वेरी क्रिटिकल। हिस्टोरियन को हमेशा से ये जो अपनी आइडियोलॉजी है उसको उतारना पड़ता है, और जो हिस्ट्री को अनबायस्ड वे में देखना होता है, हिस्ट्री को एक थर्ड पर्सन के नजरिए से देखना होता है। क्या आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन जब आप हिस्ट्री में इवेंट्स को लिखोगे तो आपको वहां पर वो बायसनेस नहीं। जैसे अगर हम लिखेंगे कश्मीर पर बुक लिखेंगे, हमारा पर्सनल लव है कश्मीर के लिए, दैट्स ओके फॉर इट। हमारा पर्सनल लव है, पर्सनल डिवोशन टू कश्मीर है, लेकिन दैट डज नॉट एब्सटेन अस फ्रॉम राइटिंग द इल्स ऑफ कश्मीर, दैट डज नॉट एब्सटेन अस टू स्टॉप राइटिंग द रॉन्ग डूइंग्स विच कश्मीरीज आर डूइंग, है ना। ये चीज हमें रोकना नहीं चाहिए। अगर कश्मीर में कोई गलत बात है, कोई गलत काम हो रहे हैं, उस चीज में अगर हम कश्मीर से कितना भी लव करते हैं, लेकिन ये चीज हमें नहीं रोकनी चाहिए कि कश्मीर में कोई गलत भी हो, तो हम दोनों पर्सपेक्टिव्स को लिखना चाहिए। तो सेम यहां पर मैं कह रहा हूं, सिर्फ एक ही बुक, आईन अकबरी हो या कोई भी आप हिस्ट्री में इवेंट स्टडी कर रहे हो, सिर्फ एक बुक पर हमें रिलाई नहीं करना चाहिए। रादर वी शुड स्टडी द डाइवर्स मटेरियल अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सो दैट वी कैन हैव द होलिस्टिक व्यू ऑफ दैट इवेंट और द फिगर। नाउ सेम हम यहां भी करेंगे। यहां हम आईन अकबरी के साथ साथ जो हिस्ट्री फ्रॉम अबव है उसके साथ साथ और सोर्सेज को हम क्रॉस चेक करेंगे। जो दूसरे सोर्सेज है उनको भी सप्लीमेंट के तरीके से यूज करेंगे, आईन अकबरी के साथ देखेंगे क्या वो मैच हो रहे हैं। इफ दे मैच टुगेदर देन दिस इज द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, इफ दे डू नॉट मैच देन वी लुक फॉर अदर सोर्सेज या वी लुक फॉर द कंक्लूजन जो हम खुद से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो अकाउंट्स ऑफ द आइन कैन बी सप्लीमेंटेड, जो है उस वक्त जो रीजन्स थे जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान है, वहां पर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मौजूद है। तो अपने रीजन्स में जो लोग थे उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स मौजूद रखे हैं, वो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं आईन अकबरी के साथ। सो फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भी हम देखते हैं, वो भी हमें हेल्प करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रेरियन
एग्रेरियन रिलेशन द ईस्टर्न इंडिया, वो भी हमें यहाँ पर हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर 3 तरह के सोर्सेज, एक तो आईन अकबरी भी है, उसके साथ सप्लीमेंट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के भी सोर्सेज जो उन्होंने भी यहाँ पर अपने हिसाब से लिखा है, डिस्क्रिप्शन दी है एग्रेरियन रिलेशंस की, और जो है लोकल हम देखते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे when it comes to understanding the agrarian society during the Mughal Empire. So this was all about today, जो हमने आज सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। नाउ इन अ नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एग्रेरियन सोसाइटी एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इरिगेशन फैसिलिटीज, एवरीथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। नाउ अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।